Assalamu alaikum people and welcome to another podcast with Ali and just like last year हमारे साथ आज एक और स्टूडेंट है a very bright student जो जिसका A आया है AS में पेपर 1 and 2 उसने दिया है अभी लॉ का and she scored an A और her name is Zubia तो उससे मिलते हैं Zubia पहले तो congratulations Thank you. और आई एम गोना कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल. लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट नूर के साथ हुई थी वो थोड़ी सी लेंथी हो गई थी तो पीपल वर सेइंग कि भाई नहीं जी बहुत लंबा हो गया काम, तो लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. ठीक है, पहले सिर्फ एक सिंपल सा आंसर मेरे क्वेश्चन का आप दे दो कि हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट टू स्कोर एन ए इन लॉ? No, it's very easy. It's not difficult at all. हाउ कैन यू से दैट? गिव मी अ रीज़न फॉर दैट. I think it's because usually when you have to get an A, you have to study through a lot of things. Like for law, I only studied through the book. ठीक है, So that's where it was like easy for me. Or book B in A is only half of it, which ठीक is है. very easy. So like all you have to do is just work your brain through the entire thing. And it's not just all of that's written in the book. Just like make an analysis throughout of whatever you're reading through the book. So it makes more sense that way. Then you अच्छा. just have a good understanding. पिछले पॉडकास्ट में एक और शिकायत भी आई थी कि बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जनाब इंग्लिश बहुत यूज़ की है क्योंकि नूर भी इंग्लिश में बोलती है, तो लेट्स कीप इट बायलिंगुअल. ओके, या यू कैन स्पीक इंग्लिश बट लेट्स कीप इट बायलिंगुअल ताकि सबको अच्छी तरह समझ आ जाए, नॉट ऑल स्टूडेंट्स. अच्छा, यू सेड कि यू यूज़ द बुक. आप भी उर्दू में बोले थे सर. ओके, या सॉरी, तो आपने बोला कि आपने बुक यूज़ की है. मैंने बिल्कुल. तो व्हाट इफ़ आई आस्क के इसका मतलब है कि आपने कोई नोट्स, कोई एक्सटर्नल सोर्स कुछ यूज़ नहीं किया? ने एक एक्सटर्नल सोर्स यूज़ किया था पेपर 1 के लिए और वो सर अली के नोट्स थे बस. ओके, वो जो That was it. जो हाँ. स्लाइड्स हैं, जो बट दैट इज evaluation ऑलमोस्ट वाला द सेम सब. थिंग. वो बुक बस. कोई काटा हुआ है, थोड़ा शॉर्ट करके दिया हुआ है, लाइक ठीक है. पेपर 1 के लिए बस जो आपके इवैल्यूएशन वाले नोट्स थे वो यूज़ किए थे और आई आल्सो यूज देम इन माय आंसर पेपर का. ओके, तो दैट्स द ओनली एक्सटर्नल सोर्स आई यूज्ड. बारी बारी लेके चलते हैं. P1 की बात करता हूँ आपसे. P1 में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो आपने पॉइंट्स में लिखे थे या कंटिन्यूस राइटिंग में लिखे थे? मैंने पॉइंट्स में लिखे थे बिकॉज अगर आप वो पढ़ो कैंडिडेट रिस्पॉन्स पढ़ो तो उसमें लिखा होता है कि यू कुड जस्ट लिस्ट देम. जी. तो आपको उसमें मतलब आप सिर्फ अगर आप कंटिन्यूस फॉर्म में लिखो आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स लगते हैं, एक्स्ट्रा टाइम लगता है और आपका थिंकिंग टाइम, क्योंकि फिर अब ऑब्वियसली राइटिंग टाइम तो आप इसमें सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, तो आपका थिंकिंग टाइम कम हो जाता है. इसीलिए सेव एज मच एज टाइम एज यू कैन, तो लिस्ट बस बहुत ईजी हो जाता है. परफेक्ट. और मेरा ख्याल है कि अगर आप उसको कहानी डालने लग जाओगे वहाँ पे तो आपके मार्क्स कटने का स्कोप भी बढ़ जाता है. आप गलती कटने कर का scope ज़्यादा बढ़ अच्छा, तो 2 मार्क्स नेक्स्ट 5 मार्क्स का भी आपने लिस्ट ही बनाई थी या वो आपने कंटिन्यूस राइटिंग में लिखा था? 5 मार्क्स आई थिंक मैंने लिस्ट ही बनाई थी. हाँ, 5 में भी उन्होंने 5 चीज़ें ही पूछी हाँ, थी, 5 5 एडवांटेजेस चीज़ें या पूछी 5 थी. डिसएडवांटेज, इस तरह की कुछ चीज़ें बस पूछी उसकी थी. लिस्ट थी. और उसके बाद 6 मार्क्स को उन्होंने डिवाइड किया होता है 3 में. तीन उन्होंने पूछा होता है कि जी शॉर्ट पैराग्राफ से सेपरेटेड 3 और अच्छा, वो आपने पैराग्राफ में लिखा था, शॉर्ट पैराग्राफ में. ठीक है. और एक क्वेश्चन जो मुझे अक्सर स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सिंस यू हैव बीन इन द यू नो वॉर जोन. ठीक है, हम तो पीछे खड़े होकर देखते ही हैं ना, आप लोग जाते हो लड़ने एक्चुअली. तो सवाल ये है कि एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन ए में और देन एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन बी में. इज देयर एनी डिफरेंस इन बोथ क्वेश्चन या आपने दोनों को सेम ही लिया? मैंने पर्सनली दोनों को तो सेम ट्रीट किया. करना भी और- सेम ही चाहिए. सेम ही लाइक हाँ, क्योंकि जो obviously 10 हाँ. क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है. Yes. तो मैंने दोनों को सेम ट्रीट किया. द ओनली थिंग आई थिंक दैट चेंज फॉर मी वाज कि जो सेक्शन बी में 10 मार्क क्वेश्चन था उसको मेरे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया था. ठीक है. बस दैट वाज द ओनली डिफरेंस. और वो भी मेरा प्लान नहीं था कि लगे, बस वो थोड़ा सा सोचते कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं. और लाइक क्योंकि मैं माइंड प्लान करती हूँ पूरा क्वेश्चन और पेपर पे प्लान मैंने नहीं किया था सेक्शन बी का 10 मार्क, तो बस उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया था. वो भी आई थिंक मैक्स 2 मिनट का फ़र्क होगा बस. ठीक होगा. जो दूसरा क्वेश्चन है वो मेरे माइंड में आता है, वो ये आता है कि 3 चीज़ें हैं, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये तीनों चीज़ें मिक्सअप करके आंसर लिखते हो, जनरली स्पीकिंग, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपने लिखा क्या है, बस ये
कि क्या आप तीनों चीज़ें मिक्सअप करके लिखते हो, या ये ज़रूरी है, आप समझते हो कि इवेल्युएशन एंड पे देनी ही देनी है, या अगर आप साथ साथ भी इवेल्युएट करते रहें तो ठीक नहीं है बात? आपका क्या स्टाइल मैं तो पर्सनली साथ साथ इवेल्युएट करती हूँ, लाइक मेरा कोई नॉलेज का पॉइंट है तो आई पुट दैट, और उसके बाद फ़ौरन उसका एनालिसिस करके उसको इवेल्युएट कर देती हूँ। लेकिन आई मेक श्योर कि आंसर सिर्फ इस तरह ना हो कि रैंडम पॉइंट्स पड़े हुए हैं पूरे आंसर में, ठीक कि है। यहाँ पे मतलब नॉलेज का एक पूरा पॉइंट है, फिर उसका आगे कहीं पे भी कोई लिंक नहीं है। तो मैं जब सारे नॉलेज के पॉइंट्स और लाइक मैंने अपने पूरे पूरे पैराग्राफ लिख दिए नॉलेज के और उनको एनालाइज करके उनको इवेल्यूएट कर दिया, तो आई मेक श्योर कि जितने मैंने इवेल्यूएशंस पीछे छोड़े हैं एज ए लूप, तो आई जस्ट राइट देम, आई जस्ट मेक लिंक्स फॉर देम, और उनको इकट्ठा करके इन द एंड आई जस्ट गिव वन वेरी शॉर्ट इवेल्यूएशन दैट जस्ट सम्स अप एवरीथिंग एंड जस्ट मेक्स माय आंसर लुक नीटर। फेयर इनफ। टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ था? नहीं, मुझे तो नहीं हुआ। कितने टाइम पे कर लिया था? आई थिंक मैंने टाइम तो पूरे में ही किया था, लेकिन आई पैनिक तो नहीं हुआ था? नहीं, पैनिक नहीं किया। हाँ, वो ही आई कुड हैव डन इट इवन सूनर, लेकिन आई लाइक मैं बिल्कुल नॉर्मल टाइम यूज कर रही थी, मुझे आदत थी टाइम बिल्कुल लाइक उसी तरह यूज करने की, तो इट वाजंट टू फास्ट फॉर मी, वाजंट टू स्लो। इनफैक्ट मैं बीच में इधर उधर टाइम लेती भी रही हूँ पानी पीने के लिए, और लाइक आई इवन आस्क्ड फॉर टिश्यूज एंड ऑल, मतलब इट वाज इजी। चिल मार के पेपर दिया? चिल मार के पेपर किया मैंने। अब आते हैं अपने, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बदनाम पेपर की तरफ, द पेपर 2 ऑफ मई जून 2024, जिसने स्टूडेंट्स को रुलाया। बहुत स्केरी पेपर था। यस, इसने स्टूडेंट्स को रुलाया भी है, इसने स्टूडेंट्स को बहुत डिसहार्ट भी किया। मुझे भी बहुत दुख हुआ जब स्टूडेंट्स बेचारे, लाइक यू फील बैड फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आई लिटरली रिसीव्ड कॉल्स ऑफ द स्टूडेंट्स लिटरली क्राइंग, और उसकी वजह से हम टीचर्स को भी बहुत बैकलैश मिला, क्योंकि हम टीचर्स ये कह रहे थे कि भाई आप ना करें, छोड़ दें, आप बस जो एक्टर सीरीज मंजरी और सेंटेंसिंग वाला जो है उसको ऐसे के लिए प्रिपेयर कर लें, और बीच वाला पार्ट आप उसके पास छोड़ दें, बस उसका वो दे देंगे मटेरियल तो उसको अप्लाई कर देना। बट जब पेपर हुआ तो इट वाज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। उसके बाद मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो आपका वेरिएंट 3 है ना, उसमें ये लास्ट ईयर हो चुका है। हमने गलती ये की कि हम सिर्फ अपने वेरिएंट को देखते रहते हैं। तो अब अगर यहाँ टीचर्स भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये नसीहत है मेरी कि सिर्फ अपने वेरिएंट को ना देखें, हमारा वेरिएंट 2 है। और मजे की बात ये है कि ये बात मैंने पॉइंट आउट की थी सर अली को, जब सर ने कहा था कि पास पेपर्स कैसे करने हैं, और मैंने कहा था सर बाकी वेरिएंट्स भी करने चाहिए, और सर ने कहा था नहीं नहीं अपने वेरिएंट को ही करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, एंड आई टोटली एग्री ऑन दैट। बल्कि चलो हम लेसन लर्नड द हार्ड वे, बट I think lesson learned for the entire law community. Exactly, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। लेसन तो हमें मिला है और बड़ा ज़बरदस्त मिला है, लेकिन टीचर्स को मैं यही कहूँगा कि भाई सारे पकड़ो वेरिएंट्स और चेक करो क्या हो रहा है। लेकिन अब तो मतलब अब कोई टीचर ये जरूरत नहीं कर सकेगा कि वो ये वाला मशवरा दे के भाई इसको छोड़ दो, बिल्कुल ऐसा नहीं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं जिस पेपर की, वो आपने दिया है। माई क्वेश्चन इज कैसे दिया, ए कैसे ले लिया फिर भी? क्योंकि बहुत से एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स मेरे जो एज वाले थे वो बीज पे हैं, और इसी वजह से मेरी जो मेजॉरिटीज़ दफाई है वो बीज की आई है, और एज में बहुत कम है। एक आप हो, एक नूर है, एक मुराद है, और एक और स्टूडेंट है, तो बहुत बहुत थोड़े हैं। बीज की लाइन लगी हुई है सिर्फ इसलिए क्योंकि P2 मैसअप हुआ। कैसे किया? फीलिंग्स क्या थी जब पेपर सामने आया? बहुत स्केरी पेपर था। मैंने तो सबसे पहले पेपर देखा, मैंने पेपर को पढ़ा और मैंने पेपर बंद कर दिया, और मैंने बंद करके सोचा कि ये मेरा पेपर हो ही नहीं सकता है, ये किस तरह का पेपर है। और मैंने थोड़ी देर अपने दिमाग में कैम्ब्रिज को थोड़ी सी गालियाँ दी और गालियाँ दे के मैंने अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन किया। और आई थिंक जितने भी आपके मॉरल्स हैं ना, ये 2-4 दे लेनी चाहिए। अब उस टाइम मेरा टाइम निकल गया वो 2 सेकेंड, और मैंने पेपर खोला और मैंने कहा कि मैं पैनिक तो कर नहीं सकती हूँ, तो मैंने सेक्शन ए पूरा छोड़ा और सेक्शन बी मैंने करना शुरू कर दिया। ऑल्दो मेरा प्लान ये था कि मैं पहले सेक्शन ए करूँगी और सेक्शन बी फिर मैं बाद में करूँगी, बिकॉज मेरा सेक्शन बी ज़्यादा अच्छा था, तो मेरी उसकी ज़्यादा तैयारी भी थी। तो मैंने सोचा था कि सेक्शन बी मेरा जल्दी भी हो जाएगा इन केस मेरे पास टाइम कम हो जाता है। लेकिन फिर मैंने सेक्शन बी पहले किया, और सेक्शन ए में भी मैंने इन क्वेश्चन में से वही क्वेश्चन चूज़ किया जिसके मुझे ईजीली ऊपर वाले 5 मार्क्स मिल सकते थे ए पार्ट वाले। बिकॉज सेक्शन बी मैंने अपना 30 आउट ऑफ 30 टाइप किया था। आई वर्कड वेरी हार्ड ऑन सेक्शन बी, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास मार्क्स का मार्जिन बिल्कुल नहीं है। तो सेक्शन बी मैंने अपना 30 आउट ऑफ 30 टाइप किया था, शायद आए हो शायद ना आए,
और फिर उसमें से वो 5 मैंने डन कराए। उसके बाद आई हैड मार्जिन 35 करने के बाद आई हैड सिर्फ 7 to 6 मार्क्स का मार्जिन, मतलब इतने मुझे एटलीस्ट लेने ही थे। और वो मैंने पूरा यूनिट 2 नहीं छोड़ा था, वो मैंने लास्ट डेज में पढ़ा था सर अली के कहने पे। लकीली मैंने सर अली के कहने पढ़ा था। मैं छोड़ने लगी थी लेकिन मैंने सर के कहने पे पढ़ लिया। सर ने कहा 5 मार्क क्वेश्चन भी लिखना है उसके लिए भी पढ़ लो ऑब्वियसली। और फिर मैंने सिर्फ जो मेरे पास इतनी सी नॉलेज थी उसकी बेसिस पे मैंने पूरा बी पार्ट किया, पूरा ऐसे किया। और उसमें भी मेरे पास केसेस कोई नहीं था लिंक करने के लिए। तो यूजुअली आई थिंक बच्चे इस तरह करते हैं कि उन्होंने जो केसेस पढ़े होते हैं डायरेक्ट लिंक के साथ कि फलां केस फलां के साथ लगता है। दे डू नॉट थिंक इन अ मैनर कि मैं इस केस को किसी और टॉपिक से भी लिंक कर सकते हैं। तो वो उस केस को वो मतलब जो बिल्कुल बुक में लिखा हुआ है उसको ही रट्टा लगा लेते हैं कि इस चैप्टर का ये केस है, इस टॉपिक का ये केस है, एंड दैट्स गुड कि आप मतलब आपको पता है कि कौन सा केस किस चीज़ के साथ लग रहा है। लेकिन जस्ट इन केस दिस हैपेंस आपको केस लिंक भी करने आने चाहिए रैंडमली। तो आई रोट लाइक 3 से 4 केसेस जो मुझे बिल्कुल नहीं याद अब कि मैंने क्या लिखा, लेकिन मैंने रैंडम केसेस। वन ऑफ माय लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, आपका ग्रेड ए है, दैट मीन्स लॉ में ए ग्रेड नहीं आ सकता अनलेस यू डोंट यूज केस एग्जांपल्स। पॉसिबल नहीं है, ग्रेड नहीं आता, वो आपको नंबर ही नहीं देते अगर आप केस एग्जांपल्स यूज नहीं करते। तो यू हैव टू यूज देम। स्टूडेंट्स को बहुत, अब देखो हमने ईयर याद नहीं करना, हमने वो नाम सिर्फ याद करना है, ईयर भी नहीं मैटर करता उसका। स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं याद होता। अगर आपसे कोई पूछे एज अ सीनियर स्टूडेंट एएस का, मैं एएस का स्टूडेंट हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जुबे मुझसे केस याद नहीं होते, मैं क्या करूँ? क्या डू यू हैव एनी? सर यूजुअली जो होता है, मतलब मुझे भी पता है कि हमने सिर्फ नाम याद करना है, लेकिन अगर आप केस फैक्ट याद पढ़ लो उसको एटलीस्ट एक दफ़ा, और आप जिस टॉपिक से जिसके साथ उसको याद करना चाह रहे हो अपने माइंड में उसको उसके साथ लिंक करो। कि जैसे अगर आपने कोई एक केस याद किया, उसके फैक्ट्स याद किए और फैक्ट्स भी याद नहीं किए, जस्ट लाइक यू रेड थ्रू एंड यू अंडरस्टूड कि इस केस में क्या हो रहा है एंड यू जस्ट थॉट ऑफ इट कि व्हाई इज दिस रिलेटेड टू व्हाटएवर आई एम रीडिंग, तो वो खुद ही आपके दिमाग में रह जाता है। फिर अनदर थिंग यू कैन डू इज कि जब आप पढ़ रहे हो तो यू कैन मेक अ लिस्ट चैप्टर के साथ साथ कि यू कैन राइट लाइक जो शॉर्ट हेडिंग्स दी हुई होती हैं बुक में वो लिखो और उसके साथ जो उसके रिलेटेड केसेस हैं बस वो लिख लो। एंड बिफोर योर एग्जाम यू जस्ट रीड थ्रू दिस लाइक थ्राइस और 4 times एंड मैक्स। अगर आपको बिल्कुल नहीं याद हो रहे तो फिर 4 times। I read through them like once. I made lists and I read through them literally before going to the examination hall. तो just read through them और फिर वो cases आपको लगता है कि आपको याद नहीं है, लेकिन मैं अगर आप बैठे होते हो और आप पॉइंट लिख रहे हो तो आपके दिमाग में आता है कि ये केस इससे रिलेटेड था। they come you to have you. that memory in you and Yeah. you don't think कि you do. Last question. How hard A levels law is? AS level तक अभी आपने पढ़ लिया है। I know कि आपको अभी A2 का कुछ नहीं पता, but चलो AS तक how difficult do you think it is? No, I'm not saying it's very easy. Like I said before, I said AS is easy. It's easy if you like it, and it's not easy if you don't. मतलब इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, आप जबरदस्ती नहीं इंटरेस्ट बेस्ड, ये इंटायरली इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आपको शौक नहीं है लॉ पढ़ने का, आप यू कुड टेक क्लासेस, यू कुड मेक नोट्स, यू वुडंट बी एबल टू डू इट बिकॉज आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आएगी उस तरह, बिकॉज इट्स इंटायरली इट्स बेस्ड ऑन योर माइंड। अब नॉलेज का तो पॉइंट है, लेकिन नॉलेज से ज़्यादा पॉइंट्स आपके एनालिसिस के और एवेल्युएशन के, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड फॉर दैट यू नीड एन इंटरेस्ट इन इट। Is it okay if a student accepts the fact कि वो एक particular subject नहीं पढ़ सकता तो कोई बात नहीं? Is it okay? Is it something to be ashamed of? It's okay. No, it's not. It's not, right? अब मैं लॉ पढ़ती हूँ तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैं उसके ऊपर जितनी भी मेहनत कर लूँ आई कैन नॉट गेट इट। आई just don't. It's totally fine. Not every subject is made for every child. Yes. Like even up to 8th grade, I was not good at PS. और फिर I don't know why people link PS and law. लेकिन फिर भी everyone said law समझ नहीं आएगी, you weren't good at PS. लेकिन I was like I like law. I did not like PS. एक टीचर हैं लाहौर से, he is struggling a lot with his students. आज रात को हमारी गूगल मीट पे एक सेशन है, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ मुझसे मिलेंगे गूगल मीट पे, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे भी दें और मेरे स्टूडेंट्स को भी दें, ग्रेड्स नहीं आते। जो जनरल रीज़न है ना इसका, जुबिया मैं अभी जो सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि बिकॉज यू कैन नॉट सी इट इन हर, जुबिया इज़ वेरी गुड एट हर इंग्लिश एक्सप्रेशन।
और ये मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लॉ रिक्वायर्स गुड इंग्लिश एक्सप्रेशन। It does. मेरे हिसाब से अगर आपका ओ लेवल्स में ए बी या मैक्सिमम सी तक नहीं है इंग्लिश में, आई डोंट थिंक कि आपको लॉ ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रगल करते हो। देखो, मैं मानता हूँ कि लॉ इज़ नॉट अबाउट ग्रामर एंड वर्ड्स यू यूज़, इट्स नॉट अबाउट लिटरेचर, बट एटलीस्ट इट्स अ सब्जेक्ट दैट इज़ टॉट एंड स्टडीड इन इंग्लिश। तो लिखना तो आपने इंग्लिश में ही ना भाई। अगर आपका एक्सप्रेशन नहीं है तो आप जितना मर्जी इसमें मगज़ मार लो। तो मैं तो टीचर्स को यही मशवरा देता हूँ कि यार देखो, आपके स्टूडेंट्स, उन्हें फ़िल्टर आउट करो। जिनका आपको लग रहा है कि इंग्लिश का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, उन्हें समझाओ कि यार इट्स ओके, नहीं है ये सब्जेक्ट आपके लिए, यू कैन गो समवेयर एल्स। Because I think law is about how you deliver your answer. Yes, exactly. तो उस डिलीवरी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इंग्लिश एक्सप्रेशन आता हो। इंग्लिश लाइक बोलने में तो ऑलमोस्ट एवरीवन कैन डू इट, लेकिन इट्स अबाउट हाउ यू राइट डाउन योर पॉइंट, हाउ यू इवैल्यूएट इट, और उसके लिए यू नीड इंग्लिश अ लॉट। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ऑल्सो योर आंसर नीड्स टू बी लाइक very neat and nice, like not handwriting वाला need, हाँ, लेकिन it needs to be very well Argument developed, बहुत neat and nice argument बहुत well developed होना चाहिए, बिल्कुल। और उसके लिए इसी तरह ग्रेड आता है, like हाँ the entire thing। आपको लगता है हमें पॉइंट्स डेवलप करने सिखाए होते हैं उसी तरह जो बुक में लिखा होता है, लेकिन लॉ में यू नीड बहुत अच्छी उसकी डेवलपमेंट कि पॉइंट जो है वो आप एग्जामिनर के भी दिमाग में बैठ जाए, इतनी उसकी डेवलपमेंट करनी होती है। उसके लिए यू नीड इंग्लिश अ लॉट। आई एम सॉरी जुबी, आई एम कटिंग यू ऑफ। एक पॉइंट जो मुझे लगता है ना मसला है कि हमारे स्टूडेंट का जो माइंड सेट है ना, वो अभी तक ये डेवलप नहीं हो रहा। दे डोंट राइट विद दिस माइंड सेट कि भाई मैं अपने लिए नहीं लिख रहा, मैं किसी के लिए लिख रहा हूँ। ये टेक्स्ट किसी ने पढ़ना है तो उसे मैंने मैक्सिमम बात समझानी है। तो अगर आपका एक्सप्रेशन नहीं है तो आप कैसे समझाएंगे? इसलिए मैं कहता हूँ द एक्सप्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन इंग्लिश का होगा तो ही बात बनेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लें, अगर वो कहते हैं नहीं जी हमने लॉक करना ही करना है, तो दे कैन वर्क ऑन देयर इंग्लिश, ठीक है, दे कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश। एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। चले, आई थिंक मैक्सिमम बात तो हो गई एंड यू एलेबोरेटेड एवरीथिंग वेरी नाइसली जुबिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम, ठीक है। दिस इज़ नॉट ईजी टू गिव एनीवन दिस टाइम, वो भी तो बल्कि, लेकिन एक बात है कि यू आर एडिंग, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। आपको पता नहीं, शायद आपको पता भी ना हो कि कितने स्टूडेंट्स आपको सुनने के बाद मोटिवेट होंगे, उनको इंकरेजमेंट मिलेगी, आपको सुन के उन्हें टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे कि आपने जैसे पेपर टैकल किया वो भी उस तरह करने की कोशिश करेंगे। अ लॉट ऑफ टीचर्स विल लुक अप टू यू। और नूर के साथ जो मैंने लास्ट टाइम पॉडकास्ट की थी लास्ट ईयर व्हेन शी गॉट एन ए, तो मुझे ये पता चला, कुछ टीचर्स ने लाहौर में, इस्लामाबाद में मुझे बताया कि वी एक्चुअली शेयर दोज पॉडकास्ट, दैट पॉडकास्ट अपने क्लास ग्रुप्स में कि सुनो ये क्या कह रही है, उससे सीखो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कंट्रीब्यूशन टू द चैनल, टू योर सब्जेक्ट। और आई होप कि जैसे अब अगला पॉडकास्ट मैं नूर के साथ कर रहा हूँ P3 and 4 वाला, मैं आपके साथ भी करूँगा, व्हेन अल्टीमेटली एट द एंड यू विल गेट एन A* और मे बी अ डिस्टिंक्शन, यू नेवर नो, ठीक है। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम। See you guys. Bye-bye.